Hello everyone. Today we will talk about principles of superposition. Sometimes it's also called as a superposition principle and sometimes it's also called as a principle of multiple charges. तो dear students, this is very important articles. यदि मैं आपको बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये कई बार इस एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में इसके हिस्से के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट बेस पे आते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सबसे पहले मैं इससे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर बात करने वाला हूं। आप कृपया इसको ध्यान से सुनिए और क्योंकि मैं जानता हूं कि जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा उनका वैसे जो मैथमेटिक्स होता है काफ़ी साउंड रहता है, परंतु जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में वो लैकिंग करते हैं। तो फिजिक्स में जैसे आपको मालूम है कि फिजिक्स में मोस्टली वी अप्लाई द मैथमेटिकल टूल्स और वो बहुत सारी मैथमेटिकल टूल्स को हम फिजिक्स में जब कोई डेरिवेशन ड्राइव आउट करते हैं तो मैथमेटिक्स के टूल हैं उनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अब जो आज का जो आर्टिकल रहेगा तो सबसे पहले मैं इस पे बेसिक समेशन नोटेशन को लेके आया हूँ। बेसिक समेशन नोटेशन का आप देखेंगे कि इस प्रेजेंट जो आज का जो टॉपिक है कितना इम्पोर्टेंट रोल है। देन आई विल टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ट्रिक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ट्रिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर भी हैं, फिर भी मैं कुछ इसके ऊपर रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को, या समझ लीजिए आपका एक रिवीजन और कुछ इसमें एक्सटेंशन करने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि कौन कौन से ट्रिक्स हैं और कैसे कैसे किस एंगल्स को आप आइडेंटिफाई या उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद जो आज का जो आर्टिकल है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो आज का जो फोकस रहेगा मेनली वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे रहेगा। उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को लेके मैं आया हूँ और लास्ट में एक न्यूमेरिकल जो आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से लिया गया है तो उसको भी हम सॉल्व आउट करेंगे कि हम इस तरह की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं पहले कुछ मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर की, राइट। तो यहाँ पे जो मैं आज बहुत इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स का एक टूल लेके आया हूँ और आपके इस प्रेजेंट या समझ लीजिए कि फिजिक्स में कई जगह बहुत जगह अप्लाई होता है ये, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टूल्स को अवॉइड करते हैं। इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो अपना जो उनका डेरिवेशन ड्राइव आउट करना होता है तो जहाँ तक वो इजी होता है वहाँ के बाद उसको जब समेशन की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको लिखना है उस इक्वेशन को, तो छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, जो बेसिक जानकारी अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स टूल की, वो कंप्लीट नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है समेशन। समेशन मीन्स सम, समेशंस का मतलब होता है सम। तो इन मैथमेटिक्स में इट रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर सिंबॉलिक दैट इज सिग्मा। ये किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज कॉल्ड सिग्मा और सिग्मा मीन्स सम। तो यहाँ पे मैं 3 एग्जांपल लेके आया हूँ। तो एग्जांपल नंबर 1 पे आप देखिएगा, जिन स्टूडेंट्स को अभी भी समेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो कृपया करके इस लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ से जो न्यूमेरिकल अडॉप्ट किए हैं जो मैं करने यहाँ पे जो आपके सामने जो स्क्रीन पे हैं बहुत सिलेक्टिव एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले मैं इजी जो बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए मेरे पास 1 + 2 + 3 + 4 ये 4 नंबर्स हैं, इनको मैंने ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं, तो ये तो सिंपल तरीका है 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। अगर इसी पूरी सीरीज को हमने क्या करना है, हमने इसको समेशन की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखते हैं सिग्मा आई चेंज फ्रॉम 1 to 4। आप देखिएगा इसमें आई चेंज फ्रॉम 1 to 4, तो आई हियर इज अ इंडेक्स, आई यहाँ पे क्या है इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर आपका इस एग्जांपल में क्या है 1 2 3 4, राइट। और ये 1 to 4 वेरी कर रहा है। तो आपको बहुत सिंपल, कितना आसान तरीका है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ओके,
जो दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, ये थोड़ा सा एग्जांपल मैंने इसको आप देख रहे हैं कि मैं अलग तरह की कोशिश की है कि यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स लूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो एग्जांपल नंबर 2 में मैंने एक सीरीज़ ली है, बहुत लॉन्ग सीरीज़ है, x1 x2 x3 एंड प्लस ऑन xn। तो इसको हम समेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? एक चीज़ देखिएगा, जो आपने सबसे पहले इंडेक्स नंबर पे आपने ध्यान देना है। तो इंडेक्स नंबर कहाँ से वेरी हो रहा है इसमें? तो देखिएगा यहाँ पे x1 1 मीन्स 1 2 लास्ट जो है आपके पास दैट इज xn मीन n। तो जो इंडेक्स नंबर वेरी फ्रॉम 1 टू n, तो आप समेशन में लिख सकते हैं i चेंज फ्रॉम 1 टू n एंड देन x मीन, और उसके बाद आपका x इज द एलिमेंट और i इज द इंडेक्स नंबर, तो i लिख सकते हैं। तो इसको जब आप इलेबोरेट, इसका मतलब हुआ x देन वैल्यू ऑफ i 1 पुट करेंगे, प्लस देन i की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देन प्लस x i की वैल्यू 3 पुट करेंगे, एंड इस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आप देखिएगा, जो एग्जाम्पल नंबर 3 का जो केस है, इसमें मैंने इस तरह से एग्जाम्पल्स को इसको सेलेक्ट किया है ताकि जो आपका जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है जो रिगार्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको ईजी रहे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं एक सीरीज़ है। पहले आप इस सीरीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये सीरीज़ है। ओके, ये सीरीज़ आपकी कुछ इस तरह से है, x2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर 2 1 प्लस x3 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर 3 1 एंड प्लस वन। लास्ट जो फैक्टर है आपके पास x एंड r2 and 1। ओके, तो आप इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसमें जो इंडेक्स नंबर जो वेरी कर रहा है, आपको डिनोमिनेटर में देखिए दैट इज अ 2 3, इसके बाद नेक्स्ट 4 होगा और इसके बाद 5 होगा और लास्ट में कहाँ तक गया है ये अप टू n। तो इसका मतलब आपका इंडेक्स कहाँ से वेरी हो रहा है, दैट इज वेरी फ्रॉम आई वेरी फ्रॉम 2 टू n। तो सबसे पहले लिख लीजिए एंड देन आप उसके बाद क्या कीजिएगा, x जो एलिमेंट है उसके साथ इंडेक्स नंबर i, एंड इसी तरह से आप यहाँ पे आर स्क्वायर i1, यहाँ भी इंडेक्स नंबर आपका वेरी कर रहा है, आपका यहाँ भी इंडेक्स नंबर वेरी कर रहा है 2 3 एंड n। तो देखिए कितना आसान है, जो आपके पास एक लॉन्ग सीरीज है उसको आपने शॉर्ट में या समेशन में फॉर्म में कैसे लिख दिया। अब कुछ यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ट्रिक्स की बात करूँगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ट्रिक्स की बात इसलिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, खासकर जब वो एंगल निकालते हैं और वो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। तो इस तरह से और किसी पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज मैं कुछ आपके पास यहाँ कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ और बहुत कॉमन ट्रिक्स हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन ट्रिक्स को अंडरस्टैंड पहले स्टडी भी किया होगा और अच्छे ढंग से जानते भी होंगे, फिर भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है। तो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप देखिएगा एक सर्कल है, जो सर्कल में मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 एंड 4, इस तरह 4 क्वाड्रेंट हैं। अब क्वाड्रेंट नंबर 1 में आप देखिएगा, जो क्वाड्रेंट नंबर 1 में जो एंगल वेरी कहाँ से कर रहा है आपका, एंगल वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो एंगल 0 to 90 डिग्री वेरी कर रहा है। तो इसमें एक मैंने चीज़ लिखी है दैट्स ऑल पॉजिटिव, ध्यान देने वाली बात है, ऑल इज पॉजिटिव। इसका कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सब की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, यानी मान लीजिए जो एंगल 0 और 90 के बीच किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आता है तो हमेशा जो रिजल्ट्स जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, जो वैल्यूज़ रहेगी हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज़ अ टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री राइट। तो 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो समथिंग दैट शुड बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसी तरह से आपका दूसरा एंगल ले लीजिए, आप कॉस
60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस 0 to 90 में सब पॉजिटिव रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट, अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से वेरी कर रहा है, दैट इज 90 to 180 डिग्री। 90 to 180 डिग्री जब वेरी करेगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, जितने इसके अलावा हैं सब नेगेटिव में रहेंगे। इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव में रहेंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री की बात करता हूँ, सॉरी साइन आपका 120 की बात करता हूँ, साइन 20 डिग्री की बात करता हूँ, तो साइन 20 डिग्री जो होता है वो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि आपको मालूम है 90 to 180 के बीच के जितने भी एंगल हैं उन एंगल्स में जो साइन फंक्शन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे आपको इस सेकंड क्वाड्रेंट बता रहा है। परंतु अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे cos 120 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 120 की जो वैल्यू रहेगी माइनस में रहेगी, राइट। जो इसकी जो वैल्यू रहेगी, जो समथिंग जो वैल्यू इसकी होगी cos 120 की, दैट इज अ माइनस। तो इस तरह से कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्सेप्ट साइन फंक्शन के को छोड़कर सभी वैल्यूज नेगेटिव में रहेंगी। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट जो वेरी करता है 180 to 270 डिग्री, 180 to 270 डिग्री में थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें देख रहे हैं कि जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे उनकी सबकी वैल्यूज नेगेटिव में रहेंगी। और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है वो वेरी करेगा 270 to 0 डिग्री का मतलब है 360 डिग्री, क्योंकि एंगल कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। तो 270 to 360 जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज़ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो क्या है, पॉजिटिव है। जो कोसाइन फंक्शन होगा वो पॉजिटिव में रहेगा, इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सब की वैल्यूज नेगेटिव में। तो देखिए कितना आसान है, आप इनको आप अच्छे ढंग से इसको लर्न भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल इज पॉजिटिव, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, और सेकंड के अपोजिट में आप देख रहे हैं कौन सा है, दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड के अपोजिट में कौन सा है, फोर्थ। तो साइन के बाद जो है आपका सीधा रख सकते हैं स्टूडेंट, साइन एंड इसके जो अपोजिट होगा कॉस पॉजिटिव होगा, और थर्ड में हमने बात किया टेंजेंट की। तो कितना आसान है। तो किसी भी क्वाड्रेंट में सबसे पहले मान लीजिए कोई वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, यू हैव टू डिसाइड जो वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी या नेगेटिव में रहेगी। तो उस वक्त ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो जिन स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है तो कृपया एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, और अब किसी ने अगर आज इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो इट विल रिमेन फॉर एवर, ये कभी भी आपको भूलने वाला नहीं है। तो अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एंगल्स के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो एंगल जो हियर आई हैव टुक सम स्टैंडर्ड एंगल्स, इनको हम कहते हैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंगल को कैलकुलेट करने का ट्रिक्स, दिस इज़ वेरी जो क्या है बहुत फेमिलियर ट्रिक्स है। वो मैं इसको यहाँ भी एक बार फिर दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमें उस स्टूडेंट्स को लेके भी मैं लेक्चर तैयार करता हूँ जो बहुत जिनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत वीक है। यह कहने का मतलब है कि वो अभी ये समझ लीजिए कि दे आर न्यू इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में न्यू है, तो उनको कैसे मैं यहाँ पे उनको एक्सप्लेन करूँ इजी टू इजी वे में। और जिन स्टूडेंट्स की जो जिनको जानते हैं तो उनका एक रिवीजन भी हो जाएगा इससे। तो इसका आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक टेबुलेशन बनाया है। यहाँ पे डिग्री सेकंड रो में साइन फंक्शन है, और उसके बाद थर्ड रो में आपका कॉस फंक्शन है। आप देखिएगा यहाँ पे जो 0 एंगल है, 30 एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज दी हैं। फर्स्ट में साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, एंड साइन 60 √3/2, साइन 90 दैट इज 1। अब ये है कि कभी कभी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम इनको कैसे लर्न करें। तो देखिए इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नोटबुक लीजिए, और नोटबुक में आप सबसे पहले यहाँ पे इन एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप ये जो मैंने यहाँ पे दिया है आपका इस टेबुलेशन में जो आपका
ब्लू टैक्स में है, ब्लू शेडेड में है। आप पहले लिख लीजिए जो फर्स्ट रो है 0 1 2 3 एंड 4, इतना तो लिख सकते हैं राइट। आपने इसको लिख दिया, फिर आप क्या कीजिएगा, इनको जो मैंने जैसे सेकंड रो में किया, इनको क्या किया यहाँ पे, इनको डिवाइड कर दीजिए। इनको आप सबको क्या कीजिएगा, जितनी भी डिजिट हैं इनको सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब क्या करेंगे, और थर्ड रो में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, थर्ड रो में क्या किया, इन सबका अंडर रूट निकाल लीजिए। इन सबका जब अंडर रूट निकालेंगे, जो कैंसिल हो जाता है उनको कैंसिल कर दीजिए, जो इन सबको इतना अंडर रूट जब आप निकालेंगे, जो रिजल्ट जो वैल्यूज़ आई उनको टेबल में इंसर्ट कर दीजिए। वही हमने किया। मैंने जैसे आप जैसे फर्स्ट कॉलम में अंडर रूट 0/4, तो 0/4 मीन्स दैट इज 0, और अंडर रूट 0 दैट इज 0। अगला को आप देख रहे हैं इसमें अंडर रूट 1/4, तो अंडर रूट 1/4 का मतलब हुआ है 1 का अंडर रूट 1 होता है और अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 होता है राइट। तो उसके बाद का जो नेक्स्ट अंडर रूट 2/4, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो क्योंकि 2 से पहले क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 से आपका कैंसिल हुआ, 2 से 4 कितने बार गया, 2 टाइम्स, तो ये नट सेल में आपका रहा अंडर रूट 1/2। तो 1 का अंडर रूट 1 होता है और अंडर रूट 2 का नहीं होता, दैट इज अंडर रूट 2। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे, और जो रो है, आप इसमें क्या करते हैं, हम जो ऊपर की जो टेबुलेशन के जो वैल्यू हमने इंसर्ट की, उन वैल्यूज़ को हम रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करते हैं। उनको कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, इन द रिवर्स ऑर्डर। अब 0 1/2 1/√2 √3/2 1, पहले हम इन वैल्यूज़ को यहाँ से यहाँ तक, और इनको क्या करते हैं, अभी इनका हम क्या करते हैं, जो इनको रिवर्स ऑर्डर में, जो 1 है वो 1 कहाँ जाएगा आपके पास, आप देख रहे हैं 1 पहले इसमें जाएगा, फिर इस तरह से इनका रिवर्स ऑर्डर हम फॉलोअप कर लेते हैं। बहुत आसान है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टैक्टिक्स को जानते भी हैं। क्लियर। एक मैं यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी है, इफ़ एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा एंगल हैं तो उनके हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करें। तो आपको बहुत सारी एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस या बहुत ज़्यादा रूल्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हियर आई एम विथ यू, मैं आपके पास आया हूँ एक बहुत इसका एक्सटेंशन फॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ स्टैंडर्ड एंगल कुछ और लिए हैं, 120 135 150 एंड 180। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं और इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल। तो इसका भी टैक्टिक्स क्या है, अब देखिएगा जिसमें जो मैंने 120 के नीचे जो लिखा है √3/2, √3/2, आप देखिएगा यहाँ से पहले इस √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर 1/2 एंड देन 0, इनको लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे इतना तो लिख सकते हैं, इतना तो अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ साइन की वैल्यूज कैलकुलेट की, टेबल में इंसर्ट की, उससे आपकी रिवर्स ऑर्डर में उनको कॉस के लिए अप्लाई कर दिया। अब जब आपने इसका एक्सटेंडेड वर्जन जाना है 120 टू 180 डिग्री, तो आप देखें कैसे है। तो जो मैंने अभी बताया आपको 60 से 0 डिग्री के का आप रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई कर दीजिए। तो इसी तरह से कॉस में देखिए, कॉस में कहाँ से चलेंगे, दैट इज 1/2, ओके, नेक्स्ट वैल्यू है 1/√2, नेक्स्ट है 1 दिस 1 और लास्ट में 1, इनको हमने रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जो फर्स्ट रो मीन जो साइन वाली रो है उसमें मैंने सारी वैल्यू पॉजिटिव है, उन सब में सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए अब क्यों है, क्योंकि पहले हमने बात की थी, ये देखिए यहाँ पे बात की थी कि 0 आपका जो 90, क्योंकि 120 टू 180 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, दैट्स क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, ओके। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज साइन फंक्शन की क्या होती हैं, 0, इसलिए इस रो में सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, इस वाली रो में सारी की सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, राइट। अब इसी में बाकी इसके अलावा जो क्या कहता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट कहता है कि साइन फंक्शन के अलावा जितने भी अदर फंक्शन हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव में रहेगी, माइनस में रहेगी। तो इसलिए जो वैल्यूज है उनके साथ हमने क्या लगा दिया, माइनस, -1/2 -1/√2, इन वैल्यूज को हमने क्या किस में ले लिया, माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में
साइन फंक्शन के अलावा सब फंक्शंस की वैल्यू माइनस में रहती है। तो कितना आसान है। आप देखेंगे कि ये जो टूल्स मैंने अपने किए, अब आपके जो मैं नेक्स्ट जो बहुत ही आज का जो मेन फोकस आर्टिकल है दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वहाँ हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कई बार इसको मल्टीपल चार्जेस, जो सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस एक्ट कर रहे हैं तो मल्टीपल चार्ज प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। सबसे पहले बात की, जब हमारे पास कूलम्स लॉ था, और कूलम्स लॉ ने हमें ये बताया कि इट इज़ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। कूलम्स लॉ ने हमें सिर्फ एक चीज़ बताई कि कूलम लॉ कैलकुलेट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। सिर्फ उन्होंने दो चार्जेस के बारे में बात की। तो बहुत सिंपल आप देख रहे हैं कि इट स्टेट दैट force on any charge is always equal to the vector sum of all forces acting on that individual charges। कहने का मतलब है, यदि मेरे पास कोई चार्ज है, राइट, ये मेरे पास चार्ज है और इस चार्ज के ऊपर जितने भी अदर चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट along this direction, राइट, नेक्स्ट along this, ये सारे के सारे चार्जेस इस इंडिविजुअल चार्जेस जो यहाँ पे है, इस इंडिविजुअल चार्जेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दिस इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, इंडिविजुअल चार्जेस के ऊपर ये सारे के सारे इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी एक चार्ज के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस एक्ट करते हैं उन सब का जो नेट इफेक्ट होता है उन सब का एल्जेब्रिक सम रहता है। ओके, तो इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन है आपकी एक्सप्रेशन फॉर थ्री चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बहुत सिंपल सा केस मैं आपके साथ लेके आया हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन केस ऑफ थ्री चार्जेस। जब सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, तीन चार्जेस हैं। क्लियर। जैसे मैंने पहले बात की, अभी तक तो हमने दो चार्जेस की म्यूचुअल इंटरेक्शन स्टडी की जो कूलम्स लॉ से हमने वो कैलकुलेट की। यदि मान लीजिए सिस्टम में आप कितने चार्जेस हो गए, मोर देन टू मीन थ्री चार्जेस, तो अब इन केस आ गया मल्टीपल चार्जेस का। ये कौन सा केस आ गया, मल्टीपल चार्जेस का। तो मल्टीपल चार्जेस का जो इफेक्ट है ऑन किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, ये कूलम लॉ उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसलिए हमें इस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। समझा गया, क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ डिफाइन करता है म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। यदि दो से ज़्यादा चार्जेस वहाँ पे हैं तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो उसकी जस्टिफिकेशन किसने दी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने। मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सी डायग्राम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट की है। मैंने आपकी टेक्स्ट बुक के गो थ्रू भी किया हूँ, आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको भी मैंने स्टडी किया, और मैंने देखा कि जितनी भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन मोस्टली उन कैसी हैं, दे आर कन्फ्यूजिंग। जो डायग्राम है, जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस हैं डायग्राम की, वो मोस्ट कन्फ्यूजिंग रहती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स हो जाते हैं कि नॉट टू ईजी फॉलो। तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सी डायग्राम लेके आया हूँ, जो आपने डायरेक्ट आपकी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एरो हैं आपके पास यहाँ पे, ये जो आपके पास जो एरो हैं ब्लैक, और जो ब्लैक कलर्स एरो हैं ये आपने पहले कूलम्स लॉ में स्टडी की हैं। और कूलम्स लॉ में किसे फोर्स लगती है, फोर्स ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू टू, एंड फोर्स ड्यू टू ऑन वन ड्यू टू पार्टिकल टू, दैट्स F13। ये आपके पास यहाँ पे है, ये आपने पहले कूलम्स लॉ ने डिस्कस कर लिया है। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ थर्ड पार्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड पार्टिकल Q3 आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। ओके, थर्ड पार्टिकल Q3 आपके पास इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो इसकी जो पोजीशन है हमने क्या ले ली, जिस तरह से आपके R1, R2 और इसी सिमिलर पैटर्न में हमने पोजीशन इसकी R3 डिफाइन कर ली। और उसके बाद जो Q3 क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वन पे, तो डायरेक्शन कहाँ रहेगी इसकी, अलॉन्ग दिस। जिस तरह से आपको ग्रीन वेक्टर लगाए, इस डायरेक्शन में इसका क्या रहेगा, वेक्टर फोर्स रहेगी, जो
अब डिस्टेंस कहाँ वेरी करेगा, यहाँ से डिस्टेंस कहाँ से, जैसे मैंने प्रीवियस आर्टिकल में भी आपको एक्सप्लेन किया, तो डिस्टेंस वेरी फ्रॉम 3 to 1। डिस्टेंस कहाँ से वेरी कर रहा है, 3 to आपका 3 to 1 वेरी करेगा। तो इसलिए क्या लिया हमने, डिस्टेंस R31, डिस्टेंस वेरी फ्रॉम 3 to 1, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन निकालेंगे बिटवीन, पहले हम पार्टिकल 2 की बात करेंगे, फिर पार्टिकल 3 की 1 by 1 करके, और उन सब का क्या करेंगे, फिर नेट इफेक्ट निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। ये मेरा एक रफ सा फॉर्मेट है। फिर हम अब जो आपने पहले डिस्कस कर लिया है कूलम्स लॉ में कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, ओके, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, तो आपके पास ये आपने कूलम्स लॉ में ये इक्वेशन ड्राइव आउट कर लिया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, राइट। अब हम किसकी बात करें, सिमिलर में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पार्टिकल 3, वही सिमिलर पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पे दो चार्जेस की कौन कौन से चार्ज हैं, Q1 एंड Q3, तो इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन है और इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज R31। बहुत आसान है, तो हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पार्टिकल 3। उसी सिमिलर पैटर्न में इसको फॉलो किया और इक्वेशन नंबर 1 में इसको अप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो ही फोर्सेस का वेक्टर सम रहेगा, और जब उनको ऐड कर दिया फिर आप देखेंगे कि इसके बाद मैंने इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है ये बहुत सिंप्लीफाई करती। इसमें क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया हमने, सबने मैंने एक गिव ए लुक ऑन दिस, ये जो आपके पास लास्ट इक्वेशन है, हमने देखा कि इनमें एक चीज़ कॉमन है दैट इज अ Q1। सभी फैक्टर में जो कॉमन है वो Q1 है, और Q1 के अलावा कौन सी चीज़ कॉमन है, दिस, ये जो मैंने सर्कल किया 1/4πε0, ये दोनों में कॉमन है, इनको कॉमन रखा, जो बाकी बचा उनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये बहुत आसान तरीका है। तो देखिए ऊपर वाली इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पार्टिकल हैविंग 3 चार्ज, फॉर सिस्टम हैविंग 3 चार्जेस। तो इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन आपका 4 चार्जेस के लिए हो सकता है, 5 चार्जेस के लिए हो सकता है। अगर मान लीजिए 5 चार्जेस की बात की जाती है तो आप इस तरह से, जैसे सिमिलरली F13 किया उसी तरह से सिमिलरली F14 एंड देन F15, और उन सबको ऐड कर दीजिए और आप वहाँ से इक्वेशन ड्राइव आउट कर लेते हैं। और कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरलाइज फॉर्म लिया एक्सप्रेशन फॉर प्रिंसिपल ड्यू टू n चार्जेस की बात हुई। किसकी बात हुई, n चार्जेस की। कहने का मतलब ना ही अब सिस्टम में 3 पार्टिकल है, ना ही 5 हैं, ना ही 6 हैं, यू हैव n पार्टिकल। बहुत जनरलाइज पूछ लिया गया है। तो मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल, जो पहले की जो डायग्राम है उसको ही एक एक्सटेंडेड वर्जन और उसी आर्टिकल का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे अप्लाई किया है। बहुत आसान है, देखिए। तो हमने क्या किया, हमने पहले जो वही डायग्राम को उसको ही दोबारा गई रिड्रॉ किया, और मैंने इसमें क्या एडिशन किया, मैंने आप देख रहे हैं कि ब्लैक स्पॉट में यहाँ पे कुछ चार्जेस ब्लैक स्पॉट में Q4, Q5 और Q6 इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। मैंने कहा जो पिछली डायग्राम है उसका एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा यहाँ पे, तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। कितना आसान है, बहुत सिंपल सी डायग्राम है। कूलम्स लॉ में आपने अप्लाई किया, थर्ड चार्ज अप्लाई कर दिया, तो उस वक्त जो है इसमें जो वेक्टर ड्रॉ कर लिए, एंड देन वी हैव इंट्रोड्यूस द 3 चार्जेस और इंट्रोड्यूस कर लिए, राइट। तो इस तरह से आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पार्टिकल 3 कैलकुलेट कर लेंगे, और एंड सो ऑन। तो उसी को ही, और उनको कहाँ अप्लाई कर दिया, उन सब में वही चीज़, वही इक्वेशन जो हमने अर्लियरली डिसाइड की, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई किया। अब यहाँ पे फिर देखिएगा जो हमने समेशन की, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपके पास बात की थी कि जो हम समेशन का जो मैथमेटिकल टूल है उसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जब इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा था तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनकी लास्ट एक्सप्रेशन यहाँ तक रहती है, राइट, जो ग्रीन टेक्स्ट में यहाँ तक को छोड़ देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना
अपना समझते नहीं है कि इससे के अलावा भी हम इससे ज़्यादा भी इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करें। क्योंकि मैंने कई बार जो स्टूडेंट्स की आंसर शीट जब एवेल्यूएट की है, नो डाउट यहाँ तक नंबर मिल जाएंगे आपको। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आराम से मिल जाएंगे, परंतु जो पेपर इवेल्यूएटर होता है उसके ऊपर आपने एक स्टूडेंट ने अपना अगर इंप्रेशन क्रिएट करना है तो क्या करता है, हर आर्टिकल को बहुत सिंपल वे में एक्सप्रेस करता है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अटैम्प्ट कर लेते हैं। इस लॉन्ग सीरीज को समेशन की फॉर्म में हमने कैसे लिखा, हम देखिएगा इसमें कि एक चीज़ कॉमन है, तो कॉमन आ गई, जो Q/4πε0 है कॉमन है, इस समेशन से बाहर आ गया, राइट। और इसमें देखिएगा जो इंडेक्स नंबर क्या है, इसमें जो इंडेक्स है दैट इज़ आप देख रहे हैं जो वेरी करा है दैट इज़ 2, 3, इसके बाद 4 होगा और लास्ट में n। तो इंडेक्स वेरी फ्रॉम 2 to n, तो ये हमने लिख दिया है इंडेक्स वेरी फ्रॉम 2 to n, ओके। अब नीचे वैसे ही आप नीचे देखिएगा इंडेक्स में R21 है, 31 है और n1 है, इसमें क्या कॉमन है 2, 3 एंड n, राइट। और 1 इज सेम, सबका सेम है, वो बाकी चीज़ें हम वैसे ही लिख देंगे। तो QI इंडेक्स चेंज, इंडेक्स क्या है 2 है, Q2 की जगह हम I पुट कर देंगे और यहाँ भी I पुट कर देंगे, यहाँ भी I पुट कर देंगे और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ओके। तो देखिए कितना आसान है, इस लॉन्ग सीरीज को मैंने समेशन में कैसे कितने आसान तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा जाता है कि आप जब आपके पास कूलम्स लॉ था तो व्हाई वी हैव टू नीड टू इंट्रोड्यूस दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम इस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करें। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, कूलम्स लॉ क्या करता है, डिफाइन द इंटरेक्शन बिटवीन ओनली 2 चार्जेस, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस। यदि मान लीजिए कि सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं, देन व्हाट हैपन, तो मैंने कहा कूलम्स लॉ क्या फेल हो जाता है, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता है, तो तब हमें ज़रूरत पड़ी इस प्रिंसिपल की। अगर कूलम्स लॉ एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन, कूलम्स लॉ क्या करता है आपका, explain the interaction between 2 point charges. If there are more than 2 charges, Coulomb's law failed to explain the mutual interaction between them. वही बात, and such problem easily explained by the principle of superposition. ओके, तो वो प्रॉब्लम जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द्वारा आसानी से सॉल्व आउट कर ली जाती है, क्लियर। जो नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैन इजीली कंप्यूट, क्या क्या कर सकता है। अभी जो मैंने यहाँ पे आप देखते हैं कि जो पहले बुलेट नंबर 1 लिया है दैट इज़ अ नेट फोर्स ऑन ए चार्ज, जो करंट टॉपिक है आपका, जो हम करते भी आए हैं। कूलम्ब लॉ की बात करें, अब जो करंट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें, तो हम क्या करें, अभी तक तो हम स्टडी कर रहे हैं नेट इफेक्ट ऑन ए इंडिविजुअल चार्ज ड्यू टू अदर्स, राइट। इसके बाद जो हमारा जो हम जैसे जैसे इस आर्टिकल के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, जो नेक्स्ट आर्टिकल्स रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद का जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद जो लास्ट आपका रहता है वो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह से ये जो है कंप्लीट सेट, ये जो आपका एक पूरा का पूरा पैकेज है आपके फर्स्ट यूनिट का। पहले हम नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का करते हैं स्टडी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, फिर उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी, उसके बाद जो लास्ट में जो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी। तो ये इन सब के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम अप्लाई करते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में या MCQ टाइप में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपके समूह के कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लेके आया हूँ। जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑन विच प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है, सुपरपोजिशन इज बेस्ड ऑन, और कौन सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेस्ड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पे हमें जाना पड़ेगा। सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या कहती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या कहती है, फिर एक बार इसको देखिए। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑन एनी चार्ज
ये क्या कहती है, इसको एक बार फिर ध्यान से दीजिए। इट सेड दैट द फोर्स ऑन एनी चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट इंडिविजुअल चार्ज। किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेज होती हैं उन सब का वेक्टर सम होता है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, और यही इसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। बी नोटेड। अगर जिन स्टूडेंट्स को अभी भी क्लियर नहीं है तो मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए देयर आर टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं और उन दोनों के बीच की आपस में दोस्ती क्या है, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड, राइट। इन दोनों के बीच की दोस्ती बहुत, या जो इनके बीच जो फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी दोस्ती है इन दोनों की, और मान लीजिए इनके बीच एक और का इंट्रोडक्शन हो जाता है, एक और व्यक्ति का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो क्या होता है, तो इट मीन्स कहने का मतलब है कि इन दोनों के जो बीच की जो बॉन्डिंग है, जो इन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप के ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द थर्ड वन। तो वही है, तो इन दोनों की जो आपकी पहले की जो अंडरस्टैंडिंग है वैसे ही रहेगी, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग या इनकी फ्रेंडशिप के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि क्या हो जाता है, वहाँ उनके सर्कल में कोई थर्ड या जितने भी और उसके व्यक्ति आ जाते हैं तो उनकी दोस्ती के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही हम इसी बेस पे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास जो ब्लू टेक्स्ट में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस ड्यू टू अनदर इलेक्ट्रिक चार्जेस डिपेंड ऑन अदर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट नियर बाई। वही सेम नहीं, ऑफ कोर्स इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। ओके, एंड लास्ट जो आपका है जो प्लेन टेक्स्ट में है, कैन बी अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू कंप्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। आंसर इज नो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने में हम सुपरपोजिशन को प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, नेट फोर्स निकालने के लिए अप्लाई होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अप्लाई होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए अप्लाई होता है, नेट पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए होता है, राइट। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए भी नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, क्योंकि ये क्या है, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका भी वायलेशन होता है। इज इक्वल टू MC स्क्वायर जो आपने पढ़ा है, एनर्जी चेंज इनटू मास इनटू वाइस वर्सा। तो जो मास और एनर्जी का जो कन्वर्जन है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो उसकी बात हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने एक प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, जो NCERT की एक टेक्स्ट बुक से मैंने वो एक प्रॉब्लम उठाई है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिलीवर भी किए हैं, और आप उन लेक्चर्स को देखिए। और इस तरह से मैंने एक लेक्चर आज भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा। कंसीडर द चार्जेस Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्स पे ये चार्जेस प्लेस किए गए हैं। तो आपने इन वर्टेक्स पे जो नेट फोर्स है, हर प्रत्येक वर्टेक्स पे फोर्स निकालनी है। तो आपने मान लीजिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने पहले उस वक्त भी बात कही थी, सबसे पहले यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करना है, और उसके बाद उनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है। जब आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर लिया तो इसका कहने का मतलब है कि आपने सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर लिया, आपने उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया। समझा गया। तो इस चैप्टर में जो कंसर्न टॉप आपका जो चैप्टर चला हुआ है, तो सबसे पहले यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द ज्योमेट्री। जब ज्योमेट्री आपने कंस्ट्रक्ट कर ली तो आपने उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन रीड्रॉ करना है। जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर दिया तो आप समझिएगा कि मोस्ट आर्टिकल मोस्टली आपका सॉल्व हो चुका है, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ली,
ए बी एंड सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इनके वर्टेक्स पे मैंने चार्जेस प्लेस किए हैं जैसे मेरे स्टेटमेंट में दिया है। अब मैंने क्या किया, वन बाय वन सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ चार्ज ए पे। चार्ज ए पे जो नेट इफेक्ट है, तो चार्ज ए के साथ किस किस का इंट्रैक्शन है, चार्ज बी का है एंड चार्ज सी का है। तो वन बाय वन दोनों का इफेक्ट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी जब होगी, अब बी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, तो वेक्टर कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। वेक्टर कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच की म्यूचुअल इंट्रैक्शन है। तो एक वेक्टर फोर्स इस तरफ लगेगी। अब ए और सी के बीच भी इंट्रैक्शन हो रहा है, तो ए और सी का इंट्रैक्शन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, तो एरो कहाँ से जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा एरो कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नहीं है ध्यान किसी को, तो एरो हमेशा कहाँ से जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एरो वेक्टर हमेशा लगता है। तो इंट्रैक्शन हो रही है अट्रैक्टिव, राइट। तो आपका एरो इस तरफ है और यहाँ पे मैंने जो दोनों फोर्सेस की जो नेचर है एफ एफ ली के रखी है। अब एफ इसलिए लिया है क्योंकि आपको मालूम है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच साइड इज इक्वल, हर साइड इक्वल है, मीन ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इनका नेट इफेक्ट भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। एक तो नंबर दो चीज़ें हमने यहाँ रखनी है ध्यान, एक तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है दे आर इक्वल, उनका इक्वल है, सेम है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड जो फोर्स का रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। अब देख रहे हैं एक वेक्टर आपका इस तरफ है और एक वेक्टर फोर्स आपकी इस तरफ लग रही है, राइट। अब आपने यहाँ पे इसका नेट इफेक्ट निकालना है, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगी, तो आपको मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया है, एक चार्ज आपका इस तरफ लग रहा है दूसरा उस तरफ लग रहा है, तो आप क्या करते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, तो बहुत सिंपल सा है, आप उसका क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर दीजिए। पैरेललोग्राम लॉ अब जब अप्लाई करते हैं जो उसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो उस तरफ फोर्स लगेगी और उस फोर्स को मैंने F1 मान लिया, फोर्स ऑन ए दैट इज F1। अब F1 को हमने पैरेललोग्राम से अप्लाई करना है। अब पैरेललोग्राम का आपको ये रिलेशन मालूम है, रिजल्टेंट की इक्वेशन ये होती है R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो अब इसके बाद ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, तो ए भी एफ है बी भी एफ है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपने कैलकुलेट करना है। अब आपको मालूम है कि प्रत्येक एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना होता है, 60 डिग्री। दिस एंगल ये सभी के सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल के जितने भी एंगल होते हैं सब बराबर होते हैं 60 डिग्री के। अब यहाँ पे जो एंगल अगर 60 का है तो कितने का रहेगा, 120। तो इसलिए तो cos थीटा की वैल्यू 120, और जो cos 120 की जो वैल्यू होती है आपको मालूम होना चाहिए, cos 120 दैट इज अब नहीं है, आप स्टैंडर्ड टेबल पे चले जाइएगा। अब देखिए cos 120 की वैल्यू क्या है आपके पास, -1/2, -1/2। अब ये cos 120 की वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर मान कॉस की जगह क्या लिखेंगे आप, 1/2, और वैल्यू क्या रहेगी माइनस में, यहाँ पे माइनस है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एफ स्क्वायर क्या रहेगा, माइनस में एफ स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रहा, सिर्फ एफ स्क्वायर रहा, एफ स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज एफ। तो इसी तरह से सिमिलरली आपके पास क्या कैलकुलेट करेंगे, आपके पास से वी का कॉन्सेप्ट भी सेम, F2 भी वही है, क्योंकि दोनों सिमिलर कंडीशंस हैं, तो F2 का भी वही रिजल्ट आएगा, F2 फोर्स भी वही होगी जो F1 है। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्टिकल की, दैट इज ऑन पार्टिकल C की, ठीक। और आप नीचे वाली ज्योमेट्री को देखिए, यहाँ पे C के ऊपर जो है क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन विद A एंड इंट्रैक्शन विद B, और दोनों कैसे हैं, अट्रैक्टिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एरो आपको पहले इंडिकेट कर दिए है। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, जहाँ पे ग्रीन वेक्टर लगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ का डायगोनल। तो यहाँ पे अब F3 हमने कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल क्या है, 60 डिग्री, जैसे मैंने कहा प्रत्येक एंगल
60 डिग्री से एंगल 60 डिग्री, तो आप अप्लाई कर दीजिए। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 60 डिग्री या फिर एक बार टेबलेशन में जाके देख लीजिए, cos 60 डिग्री दैट इज़ 1/2, cos 60 दैट इज़ 1/2। अब cos 60 जब 1/2 पुट कर दीजिए तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, और आपके पास एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एक अनदर एफ स्क्वायर यहाँ आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 3f स्क्वायर, तो 3√f हो जाएगा। तो ये आपके पास f3 भी आपने कैलकुलेट कर लिया, f1 भी कैलकुलेट कर लिया, f2 भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या है, अब f पे फोकस करना है, f कैसे निकालना है, आपने f पे फोकस करना है, राइट। तो f हम कहाँ, सिंपल कूलम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। तो f क्या है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, जैसे a और c के बीच है तो q आप यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए, ईच साइड इज l स्क्वायर, तो ये आपकी f की वैल्यू आ गई। तो देखो कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमें न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड नहीं होते हैं। अगर 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करें और डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत, यू हैव टू प्ले विद दिस प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम के साथ प्ले करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, जितने भी न्यूमेरिकल्स के जो बेसिक फंडा है न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट को स्टडी कीजिए, उसको लगभग 2 या 3 बार रिपीट कीजिए जब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाए, और फिर आप आइडेंटिफाई कीजिए व्हाट यू हैव टू गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। फिर आपने देखना है उसके बाद कि क्या जो इसमें दी हैं सारी की वैल्यूज हैं सिंगल यूनिट और नहीं है तो यू हैव टू चेंज, एक SI सिस्टम है उसको चेंज करना है, और जो फिर उससे संबंधित जितने भी फार्मूलेज हैं उनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर देखिए उन फार्मूलेज में से इस प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है कौन कौन से फार्मूले डायरेक्ट अप्लाई होने वाले और किन को हम इनडायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक आपके पास जो है सिंपल बहुत एक बेसिक स्टेप्स हैं जो स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखने चाहिए। गो थ्रू प्रॉब्लम्स 2 or 3 टाइम, देन उसके बाद व्हाट यू हैव टू फाइंड, व्हाट यू हैव टू गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड। जब ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर ली और जो चीज़ें फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपके पास सारे यूनिट सेम है या नहीं है तो यू हैव टू चेंज इन 1 यूनिट दैट इज SI में, उनको सब में चेंज कर दीजिए, और उसके बाद जितने भी फार्मूले वहाँ अप्लाई होने वाले हैं उनको सबको नोट कर लीजिए। कितने इजी स्टेप्स, इन स्टेप्स को ध्यान रखिए। अब डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था आपका रिगार्डिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और मैंने इससे पहले कुछ आपके पास मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स अप्लाई किए उनका, ताकि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और आपने ये भी देखा कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो टूल्स कैसे अप्लाई हुए, राइट। और उस कॉन्सेप्ट्स को लेके कुछ एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो अभी आपके स्क्रीन पे है वो भी एक वहाँ भी उससे भी लेके हम यहाँ पे आए। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप अपने आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लोज करते हैं, और होप you understand this